नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस शुरू हो गई है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर यूपी में 12 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर यूपी में 12 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। वैभव श्रीवास्तव विशेष सचिव गृह बनाए गए हैं। बड़ी खबर, जहां पर अमृत त्रिपाठी विशेष सचिव नियोजन बने गए। बड़ी खबर, जहां पर आशुतोष निरंजन भी विशेष सचिव नियोजन बने हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर यूपी में 12 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। और हमारे साथ इसी खबर पर यूपी के हेड अमित जुड़ गए हैं। तो अमित, आप ये बताइए कि अभी ये जो तबादला एक्सप्रेस यूपी में शुरू की गई है, इसमें कितने आईएएस अफसर सवार हैं और उनके नाम क्या क्या हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से लगातार तबादले की जो बातें चली आ रही थी कि 2-4 रोज में तबादले होने हैं, तो वही उस कड़ी को देखते हुए आज लगभग 12 आईएएसओ का तबादला किया गया है, जिसमें से 4 आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो काफी समय से प्रतीक्षारत चल रहे थे, जो वेटिंग में पड़े हुए थे काफी टाइम से। उनको भी विशेष सचिव के तौर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई विभाग देकर उनको भी अब एक कुर्सी प्रदान कर दी गई है। और बाकी जो उसमें देखा जाए कि अभी तबादला एक्सप्रेस का जो सूचना है हम लोगों के पास है, ये है कि अभी ये तबादला एक्सप्रेस यहाँ रुकने वाली नहीं है। अभी कई जिलों में ऐसे भी जिलाधिकारी आईएएस हैं और कमिश्नर्स हैं जो अभी काफी समय से जो अपनी कुर्सी पे डटे हुए हैं। तो सूचना इस तरीके की भी है कि अभी उनके भी तबादले इसमें होने हैं। बिल्कुल, अभी और भी तबादले होने बाकी हैं। अमित, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इसका कोई भी ताल्लुक 2024 के चुनाव से संबंधित है, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और इस समय तबादले किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी 2024 की भी तैयारियां हैं। दूसरा, अभी जो नगर पंचायत के नगर निकाय वाले चुनाव जो होने हैं, उसको देखते हुए भी जो निर्वाचन आयोग की तरफ से भी अभी गाइडलाइन जारी की गई थी, उसको देखते हुए कि जो काफी समय 3 साल का वर्ष जो अपना कार्यकाल होता है आईएएस का आईपीएस का, वो अपना पूरा कर चुके हैं। तो उनके भी तबादले करने के निर्देश शासन को दिए गए थे। उसको भी देखते हुए भी अभी निकाय चुनाव से पहले भी काफी तबादले ऐसे हैं जो अभी किए जाने हैं। धन्यवाद अमित, इस तमाम जानकारी को आपने हमारे साथ साझा किया। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी में 12 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। आपको बता दें कि राकेश मिश्रा विशेष सचिव आवास बनाए गए हैं। वहीं पर यह तबादला एक्सप्रेस आगे भी जारी रहेगी। देश के नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आज मतदान शुरू हो गया। इसमें मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के बीच में है। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल धनखड़ की जीत सुनिश्चित लग रही। बता दें कि देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान कर चुके हैं। तो आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। शाम तक मतगणना हो जाएगी और इसमें साफ हो जाएगा कि आखिर इस बार 14वां उपराष्ट्रपति आखिर कौन होगा। लेकिन इस रेस में जगदीप धनखड़ आगे चल रहे हैं। बताया जाता है कि जगदीप धनखड़ रेस में आगे चल रहे हैं। वो मार्गरेट अल्वा को एक कड़ी टक्कर दे रहे हैं, आगे चल रहे हैं। और इस लिहाज से माना जा रहा है कि आगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बन सकते हैं। हालांकि अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है, कभी भी उलटफेर हो सकता है। इस रेस में कोई भी आगे जा सकता है, लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि जगदीप धनखड़ इस समय उपराष्ट्रपति चुनाव में आगे चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डाल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार यानी कि आज 6 अगस्त को दिल्ली दौरे पर हैं। वे हर घर तिरंगा योजना के तहत अमृत महोत्सव के मौके पर बुलाई गई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे।
वहीं 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक होगी, जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ यूपी के सीएम योगी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हर घर तिरंगा योजना के तहत अमृत महोत्सव के मौके पर बुलाई गई बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे तक दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बिहार के सारण जिले के छपरा में जहरीली शराब पीने के कारण अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। कुछ की आंखों की रोशनी चली गई। प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद शराब की बिक्री और उससे मौत के मामले में स्थानीय पुलिस पर गाज गिरी है। मामले में एसएचओ और चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है। वहीं 94 लोग हिरासत में लिए गए हैं। जहरीली शराब पीने की वजह से तबीयत बिगड़ने के बाद बुधवार को कई लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। आपको बता दें, ये घटना माकीर थाना क्षेत्र के धनुक टोली गांव की है, जहां पर जहरीली शराब पीने से कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपाइयों ने सलून विधानसभा के विकास खंड डीह में मोटरसाइकिल रैली निकाली। डीह के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विवेक सिंह के नेतृत्व में निकली रैली ने क्षेत्र के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का संदेश जन जन को दिया। आप संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारे नौजवान को ये एहसास होना चाहिए कि ये देश बड़ी मुश्किल से बड़ी जुल्मों के साथ काफ़ी लोगों की शहादत के बाद आज़ाद हुआ है। हम लोग 1200 से साल से भी ज़्यादा गुलाम रहे और अभी कुल 75 साल हुए आज़ादी के, और 75 साल में हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, कितने लोगों ने कितनी त्याग तपस्या की, तब जाके हम आज आज़ाद हुए। और आज जो देश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ तेजी से प्रगति और आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और तिरंगा यात्रा निकाल के पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का हर घर तिरंगा की घोषणा ने कई गरीबों की आजीविका बना दी है। झंडा बनाने के लिए ब्लॉकों में सक्रिय स्वयं सहायता समूह भी जुट गए। आज इसी कड़ी में राही विकास खंड के 2 महिला सहायता समूह की महिलाओं से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम लोग हर घर तिरंगा लगाने के लिए झंडा बनाने का काम कर रहे हैं। हमें ऑर्डर मिलता है तो हम प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। हमारे द्वारा झंडे बनाकर सप्लाई किए जाते हैं, जिससे मिलने वाला पैसा हमारा घर परिवार चलाता है। काम कर रहे हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली झंडे सिलने के लिए? ये सब हमारे ब्लॉक से मिली है। सतीश सर द्वारा हम लोगों को ये काम मिला गया। कहाँ तक झंडे जाएंगे और इससे अब क्या बेनिफिट होगा? ये हम लोगों का बेनिफिट प्रति झंडे 2 रुपए का है और ये जिसका डिमांड होगा वहीं तक जाएगा। तो कितने झंडे सिल चुके हैं? 15,000। किस संस्था से सिले जा रहे हैं झंडे? अमृत महोत्सव 75 वर्ष गांठ के अमृत महोत्सव के अवसर पे ये झंडे सिले जा रहे हैं, क्योंकि हर घर में झंडा लग। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हर घर में हर घर तिरंगा वाली स्कीम जो चल रही है हमारी माननीय प्रधानमंत्री की, उसके तहत हर घर झंडा में ये महिलाएं झंडा बना रही हैं। उन महिलाओं को झंडा बनाना जिससे इनकी आय थोड़ा सा बढ़े। कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? यहाँ पे 8 महिलाएं काम कर रही हैं हमारी। और कहीं की महिलाएं जुड़ी हैं इसमें? हाँ, कहाँ यहाँ पे तो इसी गांव की महिलाएं, हमारे 3 सेंटर हुए हैं, 2 और हैं। यहाँ पे एक सेंटर है जिसमें 8 महिलाएं काम कर रही हैं। इस झंडा मतलब राष्ट्रीय ध्वज बनाने से मतलब महिलाओं को कितना प्रॉफिट होगा? इसमें एक महिला को एक झंडा बनाने में 2 रुपए का प्रॉफिट। हमारे यहाँ झंडे की सिलाई हो रही है, झंडे का काम चल रहा है। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि झंडे सिलने के लिए? राष्ट्रीय आजीविका मिशन की तरफ से हमारे जो ब्लॉक प्रबंधक अधिकारी हैं सतीश कुमार जी, उन्होंने जो है ये काम दिया है। ये कहाँ तक जाएंगे झंडे? ये हमारे रायबरेली जिले में जहाँ से डिमांड आएगी झंडे की वहाँ तक। अभी तक कितने झंडे बना चुके हैं? 15,000 झंडे। आप लोगों को इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे हमारे प्रति झंडे के हिसाब से जो हमको 2 रुपए मिलेगा, जिससे हमारी आजीविका आगे बढ़ेगी, हमारी आय बढ़ेगी
महिलाओं की। और इससे आप लोगों को खुशी कितना महसूस हो रही है? हम लोगों को खुशी मिल रही है कि हर घर में झंडा लगेगा। ये जो है माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत अच्छा कार्यक्रम है, उनको धन्यवाद है हमारी ओर से। शुक्रवार को देशव्यापी आंदोलन में महंगाई बढ़ने के विरोध में मथुरा महानगर कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में मथुरा के हृदय स्थल होली गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा आंदोलन किया गया। वर्तमान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महंगाई को वापस लेने की मांग की गई। इसी दौरान आंदोलन को देखते हुए पुलिस बल मौजूद रहा। इसी क्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गाड़ियों में भरकर जेल भेज दिया। आंदोलन में पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, महानगर अध्यक्ष मथुरा मदन मोहन सहित कई लोग मौजूद रहे। कांग्रेसियों को जेल भेज रही है। आज इनके तानाशाह का हम देख रहे हैं। इस तरह से ईडी जो सीबीआई लगा रखी है कांग्रेसियों के पीछे, वो वक्त छूट नहीं, कब सत्ता से हट जाएंगे और उनका वक्त निकट आ रहा है। ये तानाशाही चलेगा, इनको महंगाई वापस करनी पड़ेगी, ईडी की कार्रवाई कम करनी पड़ेगी। अयोध्या से खबर है, जहां राम मंदिर निर्माण के 2 साल पूरे होने पर हनुमानगढ़ी पर शुद्ध घी के दीपक जलाए गए। महंत राजू दास के साथ संत समाज ने 501 शुद्ध घी के दीपक जलाए। मंदिर निर्माण कार्य के शुरू होने के लिए 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने रामलला के मंदिर की बुनियाद रखी थी। मंदिर निर्माण के प्रकाश से प्रफुल्लित हैं संत समाज के लोग। आपको बता दें कि मंदिर निर्माण कार्य की दूसरी बरसी पर घी के दीपक जलाए गए, जिससे पूरा हनुमानगढ़ी जगमगा गया। आपको बता दें कि ये सारे दीपक हनुमान जी के परिक्रमा मार्ग पर सजाए गए थे। आगरा से खबर है, जहां खेत बंटवारे के बाद वापस जाते समय एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलियां बरसा दी। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, कई राउंड की फायर की गई। छुट्टी पर आए सैनिक भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं एक के कमर में गोली लग गई है। करीब आधा दर्जन लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। बता दें आपको कि घायलों ने एक को पकड़ लिया है, पुलिस को सौंप दिया। आर्मी जवान अशोक चौहान, जिनका नाम बताया जाता है, उनके कमर में गोली लग गई है। आर्मी के जवानों का साफ तौर से कहना है कि जब आर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। जांच में हमारा जैसे था बंटवारा कर दिया, कोई विवाद, सब विवाद खत्म हो गया। लिखित में साइन ले लिए सभी से, जो हमारे साथ थे उसमें जमीन के हिस्सेदार। ठीक, तो हम वापस घर को जा रहे थे। घर जाते हुए रास्ते में मेरा छोटा भतीजा है, इसको पहले गोली मारी, इसको गोली लगी तो हम उनको पकड़ने के लिए भागे तो उन सारों ने फायर खोल दिया। कई लोग थे उसमें, एक लक्ष्मी नारायण का लड़का था महेंद्र, उसको मैं अच्छे से पहचानता हूँ। तो क्या सभी पे हथियार थे? हाँ, सभी पे हथियार थे। एक पे पिस्टल थी, कट्टे थे, एक पे राइफल भी थी। पिस्टल की गोली लगी है, बाकी गोली मेरे के बारे में लाइन पोजिशन हो गया। मैं आर्मी में हूँ, मेरा भाई CRPF में है। अब फौज वाले सुरक्षित। लखनऊ से खबर है, जहां बड़े इमामबाड़ा में दहकते अंगारों पर मातम मनाया गया। आपको बता दें कि आजादारों ने या हुसैन की सदाओं के साथ आग पर मातम किया। हाथों में अलम और तश्ती लेकर आजादारों ने मातम किया। मौलाना कल्बे जवाद की सरपरस्ती में ये आग के अंगारों पर मातम हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि सभी धर्म के लोगों ने आग पर मातम किया। मासूम बच्चों ने भी दहकते अंगारों पर मातम किया और बड़ी संख्या में सभी धर्म के लोगों ने बड़े इमामबाड़े में इस दौरान शिरकत की। लखनऊ से खबर है, जहां ग्रामीण इलाके में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि माल थाना क्षेत्र में 2,96,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जिला सहकारी बैंक में रकम जमा करने जा रहे बाइक सवार से ये लूट की वारदात की गई। सहजन सहकारी समिति के सचिव से लूट की गई है। पैसा लूटकर बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी जांच में पुलिस जुट गई है।
खंडसरा के नाम से, लेकिन मुडियारा में इसका ऑफिस है। वहाँ पर खाद वगैरह का वितरण का कार्य करती और प्राय नित्य ही वहाँ से जो बिक्री होती थी उस पैसे को ये मोटरसाइकिल से यहाँ पर माल कस्बे में जो जिला सहकारी बैंक है उसमें जमा कराते थे। आज रूटीन की तरह ये लगभग 1 बजे करीब जब लेकर आ रहे थे तो ग्राम जगती खेड़ा की सीमा में सड़क पर इनकी मोटरसाइकिल को कुछ लोगों ने, 3 लोगों ने जो दूसरी मोटरसाइकिल पर पीछे से इनके आए, उन्होंने रोका, साइड में इनको लगा के मोटरसाइकिल को रुकवा लिया और मोटरसाइकिल में बैठते बैठे ही इन दोनों के बीच में जो सचिव पीछे बैग लेकर बैठे थे और अकाउंटेंट मोटरसाइकिल चला रहे थे, बीच में बैग रखा हुआ था, उस बैग को छीनकर वो भाग गए। रायबरेली से खबर है जहां पर शौच के लिए गए युवक का शारदा नहर में गिरने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि 15 घंटों से अधिक बीत जाने के बाद भी लापता युवक का कोई पता नहीं चल पाया है। इससे नाराज ग्रामीणों ने फैजाबाद रायबरेली राजमार्ग को जाम कर दिया और नेशनल हाईवे के जाम होने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। वहीं आनन फानन में पहुंचे जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी ग्रामीणों को समझाने में जुट गए। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सदर एसडीएम सहित मिल एरिया पुलिस मौके पर मौजूद रहा। वहीं ग्रामीणों को शांत कराने में पूरा पुलिस बल जुटा रहा। यहाँ पर कल शाम के टाइम शारदा नहर में एक हिमांशु पटेल नाम के एक लड़के की डूब करके जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, यहाँ मृत्यु हुई है। हालांकि अभी कोई गवाह नहीं मिल पा रहा है, ये जिन्होंने प्रॉपर देखा हो यहाँ पर कि किस जगह पर यहाँ पर डूब करके उनकी मृत्यु हुई है, तो उसी बारे में जानकारी हमें प्राप्त हुई। जैसे ही प्राप्त हुई हम लोग यहाँ पर आकर के मौके का मुआयना करने के लिए। ग्रामीणों ने क्या किया है आज? जी क्या ग्रामीणों ने क्या किया है? देख रहे हैं वो थोड़ा आक्रोशित हैं, थोड़ा सा क्योंकि किसी एक परिवार के सदस्य की जान गई है, तो वो उसको लेकर के चाह रहे हैं कि उनकी बॉडी जल्द से जल्द उनको मिल जाए, उसी को लेकर। यहाँ पर कल शाम के टाइम शारदा नहर में एक हिमांशु पटेल नाम के एक लड़के की डूब करके जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, यहाँ मृत्यु हुई है। हालांकि अभी मिर्जापुर से खबर है जहां मिर्जापुर में अदलहाट थाना पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से तमंचा बरामद किया गया। आपको बता दें कि पुलिस से हुई मुठभेड़ में गोली लगने से घायल बदमाश की जानकारी पर उसके 3 और साथियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशानदेही पर 9 बाइक जब्त की गई हैं, जो जिले के साथ ही आसपास के जनपदों से चुराई गई थी। जनपद मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसी के तहत पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश, उसको गोली लगी है और घायल हुआ है, और उसके साथ ही साथ उसका मोटरसाइकिल चोरों का जो गैंग है उसका खुलासा हुआ है। इन बदमाशों के पास से 12 चोरी की मोटरसाइकिलें वो बरामद हुई है, और ये गैंग बनारस, मिर्जापुर एवं अन्य सीमावर्ती जनपदों में एक्टिव था, और इनके पास से जो बरामद 12 मोटरसाइकिलें हैं उनको कनेक्ट भी किया जा रहा है। इसमें सभी अभियुक्त जो है उनका आपराधिक इतिहास भी है। इसमें जो अर्जुन वर्मा है, जो पुलिस मुठभेड़ में जिसको गोली लगी है, उसके ऊपर 7 मुकदमे पंजीकृत है, जिसमें कि बनारस से लेके मिर्जापुर के भी मुकदमे हैं। साथ ही साथ अन्य जो बदमाश है वो ऑलरेडी उनमें बनारस में ही मुकदमे पंजीकृत है, मोटरसाइकिल चोरी के ही। इस तरीके से जनपद मिर्जापुर में एक बड़ा जो गैंग था मोटरसाइकिल चोरी करने वाला, उसका नकली शराब बनाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को बिंद की पुलिस, खजुहा पुलिस और आबकारी टीम ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी फरार है। आरोपियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अपमिश्रित शराब, खाली बोतलें, QR कोड, ढक्कन बरामद किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार की भोर कोतवाल रविंद्र श्रीवास्तव, खजुहा चौकी इंचार्ज राजेंद्र त्रिपाठी, आबकारी निरीक्षक राजीव माथुर ने अपनी टीम के साथ खजुहा अमौली तिराहा के पास से 2 युवक हजरत अली और दिव्यांश पाल को एक पेटी नकली अंग्रेजी शराब और QR कोड के साथ गिरफ्तार किया है। अपमिश्रित शराब अंग्रेजी के रूप में पाई गई। ढेर सारे QR कोड, ढक्कन, सीसी खाली, यूरिया, नौशादर, ये सारी सामान
मिली और एक व्यक्ति और इसका साथी जो वहाँ बैठ करके उसको देख रहा था, दोनों को हिरासत में लिया गया और यह जॉइंट ऑपरेशन था पुलिस का और आबकारी विभाग की टीम के द्वारा, और इनकी गिरफ्तारी की गई है और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 15,000 रुपये का इनाम पुलिस टीम को दिया गया है। इन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है और बढ़िया धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक व्यक्ति फरार है और उसकी तलाश भी की जा रही है, शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इनके ऊपर गैंगस्टर अयोध्या से खबर है, जहां अयोध्या में रिश्तों को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया। एक पति ने अपनी ही पत्नी को चलती ट्रक के सामने धकेल दिया और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने वारदात स्थल के पास लगे सीसीटीवी को भी खंगाला है। तो वहीं पुलिस कर्मियों के भी रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने देखा कि उसका ही पति अपनी पत्नी को ट्रक के सामने धक्का दे रहा है। इसके बाद आरोपी पति मौके से फरार भी हो गया। हालांकि पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आए थे यहाँ पे कुछ दिन पहले, लगभग 30 तारीख को आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे वो लोग 1 तारीख तक रहे। 1 तारीख को सुबह मॉर्निंग भोर में करीब 4:30 बजे के आसपास वो अपनी पत्नी को लेकर के जो हाईवे पुल है सरयू साकेत पेट्रोल पंप के ऊपर, हाईवे गोरखपुर लखनऊ हाईवे, उस पर लेकर के अपनी पत्नी को जाता है घुमाने के लिए। वापसी में वह अपनी पत्नी को डिवाइडर के पास खड़ी रहती है, तब तक अचानक ट्रक आती है, उसके पीछे उसके आगे धक्का दे देता है और इस प्रकार से एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। इसके संबंध में जब हम लोग को सूचना मिली तो तत्काल हम लोग मौके पे गए। उस समय तो कुछ जानकारी थी नहीं, बाद में एक्सीडेंट का रूप बता रहा था वो एक्सीडेंट हुआ है। उसके परिवारजन जब आए और उन लोगों ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। जांच के दौरान जैसा एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने सीसीटीवी जब देखा तो पाया कि वो व्यक्ति टहलने जा रहा है, लौटते समय ट्रक के नीचे उसको धक्का दे रहा है। तो इस प्रकार से वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एक तरह से प्लान्ड मर्डर था और इसमें मुलजिम को गिरफ्तार किया उसका। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने और बेहतर शिक्षा को लेकर सरकार के बड़े बड़े दावे खोखले साबित हो रहे, क्योंकि सरकार की अनदेखी के चलते ही सरकारी स्कूलों में शिक्षा का ढांचा चरमराता दिख रहा। आपको बता दें कि महासमुंद जिले के बसैनी नगर के एक माध्यमिक विद्यालय का ये मामला है, जहां हिंदी, राजनीति, भूगोल जैसे विषयों के शिक्षक की कमी और प्राचार्य न होने से बच्चों की पढ़ाई पर बेहद असर पड़ रहा। वहीं प्रभारी प्राचार्य ने चर्चा के दौरान बताया कि स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है। हिंदी विषय के 12 सेक्शंस होते हैं, लेकिन विद्यालय में केवल एक ही हिंदी का शिक्षक है। इसके अलावा भूगोल और राजनीति जैसी महत्वपूर्ण विषयों के भी शिक्षक नहीं है, जिसकी वजह से दूसरे विषयों के शिक्षकों द्वारा अपनी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के बाद बचे हुए शिक्षकों की पूर्ति करने के लिए हिंदी, भूगोल, राजनीति जैसे विषयों को पढ़ा रहे हैं। मैं तो 2008 से जब से यहाँ पर आई हूँ मैं, तो यहाँ पर राजनीति विज्ञान के लेक्चरर नहीं है, भूगोल के लेक्चरर नहीं है, इकोनॉमिक्स हाँ भूगोल और राजनीति विज्ञान के लेक्चरर नहीं है। तो मैं यहाँ पर जब से मतलब 2008 से आई हूँ तब से मैं राजनीति विज्ञान यहाँ पर पढ़ा रही हूँ और पिछले साल मेरा मतलब यहाँ पर करीबन 12 सेक्शन है और हिंदी की जो व्याख्याता हैं पहले 3 थे और उसमें से 2 व्याख्याताओं का स्थानांतरण हो चुका है, तो केवल एक ही व्याख्याता हिंदी के कार्यरत हैं अभी, श्री एस कुमार, और बाकी उनके 3 पीरियड पढ़ाने के बाद जो बाकी 9 सेक्शन का हिंदी है वो साइंस वाले और कॉमर्स वाले ही उसका अध्यापन कर रहे हैं। हमारे स्कूल में शिक्षकों की कमी है, लेकिन विवेक दास सर हम लोगों के अभी हिंदी टीचर बने हैं हम, लेकिन वो हिंदी नहीं पढ़ाते थे, कॉमर्स पढ़ाते हैं। जो भी पढ़ाते हैं विवेक दास सर हिंदी में वो ठीक से पढ़ाते हैं और हम लोगों को समझ भी आता है। और घर में जाके कैसे स्टडी करते हैं आप लोग? घर में जो स्कूल में पढ़ाते हैं फिर उसको घर में जाके पढ़ते हैं हम लोग, तो समझ आता है।
और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।